शाम 6 बजे की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जी हां, शाम की खबर मिल गई। 23 फरवरी को दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से शुरू हिंसक झड़प ने देखते ही देखते भयावह रूप अख्तियार कर लिया। इसके बाद भड़की हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हिंसा के कई अहम गुनाहगार और किरदार अब तक पर्दे के पीछे हैं, फरार हैं। सवाल ये कि आप पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, दिल्ली पुलिस पर बंदूक तानने वाला शाहरुख, गुलेल बनाने वाला और मौजपुर में भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाने वाली रागिनी तिवारी कहां है? लोगों को उकसाने वाली रागिनी तिवारी कहां है? एक माँ की आंखों में आंसू, भाई के दिल में उमड़े जज्बात और बच्चे के इस मायूस चेहरे के गुनाहगार कौन हैं? इस सवाल का कोई मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कोई इस सिस्टम को गुनाहगार बता रहा है, तो कोई हालात को, तो कोई बरसों से दिलों में बोई जा रही नफरत को। ये तमाम सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन चंद चेहरे हैं, चंद किरदार हैं जो दिल्ली की हिंसा के बड़े खलनायक के तौर पर उभरे हैं और फिलहाल दिल्ली पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। दिल्ली हिंसा का गुनाहगार कौन? किरदार 1, ताहिर हुसैन। 23 फरवरी से दिल्ली के चांदबाग में कुछ लोग आगे आकर उपद्रवियों को भड़का रहे थे, जिसमें एक अहम किरदार के तौर पर आम आदमी पार्टी के चांदपुर से पार्षद ताहिर हुसैन का नाम खूब उछला। एक वीडियो सामने आया जिसमें ताहिर अपने 4 मंजिला इमारत की छत पर हाथ में डंडा लिए और उपद्रवियों को भड़काते हुए नजर आए। हालांकि ताहिर ने अपने बचाव में एक और वीडियो जारी किया और खुद को फंसाने की बात कही। हुआ है, बहुत गलत हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है। आप यकीन जानिए, मैं एक सच्चा अच्छा भारतीय मुसलमान हूँ और मैं हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। मेरे बारे में जो भी अफवाह चलाई जा रही है, जो भी गलत फहमी चलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। मैं जिंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन हिंसा की जांच आगे बढ़ी और ताहिर हुसैन के घर पर मीडिया के कैमरे पहुंचे तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। ताहिर के घर की छत पर मौजूद पेट्रोल बम, तेजाब, गुलेल और पत्थर ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी। ताहिर हुसैन पर आईबी कांस्टेबल अंकित शर्मा के घर वालों ने हत्या का भी आरोप लगाया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन हिंसा के एक हफ्ते बाद भी पुलिस की गिरफ्त से ताहिर बाहर है। दिल्ली हिंसा का गुनाहगार कौन? किरदार 2, शाहरुख। जाफराबाद में उपद्रव के दौरान सरेआम पुलिसकर्मी दीपक दहिया पर पिस्टल तानने और 8 राउंड गोलियां चलाने का आरोपी शाहरुख भी फरार है। शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो दावा बाद में खोखला निकला। शाहरुख को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन शाहरुख अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। जैसे शूटिंग की आवाज़ आई सर, मैं दूसरे रोड से समझा रहा था दूसरे रोड पर लोगों को, तो शूटिंग की आवाज़ आते ही मैं इस साइड आया और मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है फायर करते हुए, तो मैं और पब्लिक को गोलियां लग सकती हैं, तो मैं बीच में आके और उसका दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ लेने के लिए कि ताकि किसी की तरफ फायर ना कर दे, बिल्कुल एम लेकर फिर मैंने उससे रोका, उसको आवाज़ लगाई कि आप ऐसा ना करें, आपको फिर बाद में हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे। दिल्ली में हुई हिंसात्मक घटनाओं के लिए जहां कोर्ट ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और कई नेताओं के बयान पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए,
तो वहीं रागनी तिवारी के एक वायरल वीडियो को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वो मौजपुर और जफराबाद में प्रदर्शन पर बैठे लोगों को हटाने के साथ ही हिंदुओं को भड़काने वाले नारे लगा रही हैं। दिल्ली के जफराबाद में भड़की हिंसा ने 45 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ऐसे में एक पिता की भी दंगाइयों ने हत्या की। वो पिता जो दंगे के दूसरे दिन रात 8 बजे अपने 2 छोटे बच्चों के लिए दूध लेने घर से निकला था, लेकिन धारदार हथियार से वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। मोहम्मद इरफान के घर वालों से बात की संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। दंगों के हालात थे, घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। ऐसे में अपने बच्चों की भूख एक बाप से देखी नहीं गई और दंगों के हालात में ही वो अपने घर से बाहर निकल आया। दुकान तलाश ही रहा था कि वो दूध ले और वापस अपने घर वापस पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले ही कुछ दंगाई घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने इरफान को देखा, उस पर टूट पड़े। डंडों से, पत्थरों से और न जाने कितने धारदार हथियारों से इरफान पर कई हमले कर दिए। घायल अवस्था में इरफान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम बात कर रहे हैं इरफान नाम के उस 27 साल के युवक की जो दंगों के अंदर मारा गया, दंगाइयों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम मुझे पहले बताइए। मेरा नाम सरफराज है। सरफराज भाई, ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे हालात हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम को एक तरफ हम रख देते हैं, लेकिन ये दंगों के हालात थे। आपका एक रिश्तेदार भी इसमें चला गया। जी, हमारे एक रिश्तेदार है। भाई लगा आपको? हाँ, रिश्ते में भाई लगा मेरा। जी, मोहम्मद इरफान नाम है उनका। आप बता रहे थे कि वो घर से कैसे निकला था, क्या बोल करके निकला था? उनके एक्चुअली क्या, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा 5 साल का है बड़ा और एक बेटा 2.5 साल का है जो छोटा है। घर में माँ थी और पापा थे उनकी मिसेस थी और वो थे बस। तो वो बड़ा बेटा जो उनका 5 साल का है, उसने ये बोला कि पापा मुझे भूख लग रही है और मैं दूध पीना चाह रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध ला दो। एक 27 साल का जवान बच्चा, कभी किसी ने सोचा था कि इलाके में निकलेगा दूध लेने के लिए बच्चे के लिए और ऐसे हो जाएगा? नहीं सोचा था, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इतना सीधा साधे बच्चे की ऐसा हादसा हो जाएगा। और जो माँ का भी सारा, बाप का भी सारा, 2 बच्चे छोटे छोटे, उस बच्चे की जान पे क्या बीती होगी जब उसके सिर में ऐसे डंडे मारे, ऐसे बरसाया उस पर डंडे, सिर का भी भेजा निकला हुआ था उसका। इतनी तरह के मारा, भरोसा नहीं था कि पड़ोसी हैं कुछ भी नहीं कहेंगे कि पैदाइशी भी वहीं की थी और वहीं से मार दिया बेचारे को। ये देखिए तस्वीर देखिए, ये दोनों बच्चे, छोटे छोटे 2 बच्चे। ये 5 साल का है और ये 2.5 साल का बेटा है। ये दोनों बेटे इन्हीं के, ये इरफान के, ये मोहम्मद इरफान है। ये 5 साल का बेटा है और ये 2.5 साल का बेटा है इनका। इरफान ने बोला था दूध के लिए, इन्होंने दूध के लिए बोला था कि पापा मेरे लिए दूध लेकर आओ। इन्हें ये नहीं पता था इस तरीके से ये लोग ऐसा अटैक कर देंगे। अभी देखिए आप, जब गुस्ल देने के बाद भी मैंने एक पिक ली थी, तो आप देखिए किस तरीके से, ये तो सिर्फ ये पूरा सर इनका जो है ना पूरी तरीके से डैमेज है, पूरा बैडली तरीके से इनको जो है अटैक किया गया है। इन्हें ये नहीं किया कि भाई हल्का फुल्का टांग तोड़ दें या ऐसा कुछ करके छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल खत्म करने की नियत से जो है इन पर अटैक किया गया था। पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग थी कि भाई इसको छोड़ना नहीं है, मारना ही है, जान से ही मार देना है। ये देखिए आप। मोहम्मद इरफान लगातार अपने परिवार की देखभाल करता था, अपने पूरे परिवार का इकलौता सहारा था। और इरफान जब दूध लेने के लिए अपने बच्चे के लिए निकला था घर से, तो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन वो भी आएगा जब इरफान दूध लेकर वापस नहीं लौटेगा। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली हिंसा में दंगाइयों ने कई लोगों की जान ली, जिसमें दोनों ही समुदायों के लोग शामिल हैं। ऐसे में एक मासूम जिसके मामा की भी दंगाइयों ने जान ले ली, उस मासूम के आंसू सभी ने देखे जो दिल को दहलाने और चीरने वाले थे। वो बरसी माहौल में उसके परिवार को उजाड़ कर रख दिया। इंडिया न्यूज उस मासूम के दर्द को जानने के लिए उसके पास पहुंचा और पूरा दर्द सुना। आप भी सुनिए मौतों पर क्या कहता है दिल्ली का एक मासूम। दंगों के दौरान अनेकों लोगों की जान चली गई। चूंकि दंगे जब भड़के थे तो उस दौरान सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे। सभी ये जानते थे कि दंगों का कोई धर्म नहीं होता और दंगाई की कोई जात नहीं होती। इसी के चलते वो दंगाई किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। अभी हम मुस्तफाबाद के एक घर में आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि इस घर के एक
युवा जो कि दंगे के दौरान अपनी जान खो बैठे हैं, उनके परिवार के लोग अभी भी सदमे में हैं। इनसे बात करना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि उन तमाम हालातों के बारे में ये लोग हमें ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे जो हालात उस वक्त पैदा हुए थे। ये बच्चा है, अयान नाम है इस बच्चे का और 13 साल इसकी उम्र है। बेटा आपने क्या देखा था, मुझे ये बताओ पहले आप। मेरे मामू बहुत अच्छे थे। मेरे मामू इतने नेक दिल के थे, बहुत नेक दिल के थे। मेरे मामू के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे मामू मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। मेरे मामू बहुत ही अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत चाहता था। याद आ रही है बहुत। हाँ। जिस दिन ये हुआ बेटा, उस दिन आप सुबह उनसे मिले होंगे, बात हुई होगी, जैसे रोज होती थी उनसे बात। कभी मन में विचार भी नहीं आया होगा कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था मेरे मामू के साथ भी ऐसा हो जाएगा, हमारे घर में ऐसा हो जाएगा। आपने आसपास का माहौल देखा था उस वक्त, क्या था? नहीं। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी? नहीं। सिर्फ आवाजें, शोर तो सुन रहे होंगे बाहर से? हाँ। क्या क्या आवाजें आ रही थी? बहुत आवाज आ रही थी। उस साइड से हिंदू बोल लेते, जय श्री राम, इस साइड से बोल लेते, इधर से मुसलमान बोल लेते, बस यही सुनाई आ रही थी। बहुत दंगे हुए थे, इन्हीं दंगों में मेरे मामू की जान चली गई। परिवार के और भी लोग हैं इस बच्चे से, तो हमने बात की, जो बहुत ज्यादा अभी भी गमशुदा है, बहुत ज्यादा गमगीन है। आपसे बात कर पाऊंगा? अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, ये बताइए कि हालात काफी ज्यादा काबू से बाहर चले गए थे। हम लोग इस समय किसी धर्म विशेष की बात नहीं करेंगे, हम वैसे कभी भी करते नहीं है, लेकिन हालात काफी ज्यादा बेकाबू थे। दोनों तरफ से लोग गए, और जो दंगाई होता है उसका तो कोई धर्म और ईमान तो होता नहीं है। बिल्कुल, दंगाई को कोई धर्म और ईमान कुछ नहीं होता। यहाँ हालात बहुत खराब थे। मतलब ये जो हमारा मेन वाला रोड है, यहाँ बहुत शोर शराबा, मतलब फायरिंग की हमारे घर तक आवाज आ रही थी, बट हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर जाएं, बाहर जाके देखें क्या हो रहा है। मेरे जो चाचा थे वो करदमपुरी में फंस गए थे जाके, तो हम उन्हें कॉल कर रहे थे कि चाचा आ जाओ। चाचा का हमारे पास फोन आया था कि मुझे घर आना है, बट वहाँ माहौल ऐसा था कि वहाँ फायरिंग और सब सब हो रहा था, बट कोई रास्ता नहीं था आने का। चाचा का फोन भी आया था घर पे, तो हमने बोला चाचा वहीं रुक जाओ, यहाँ मत आना, यहाँ माहौल बहुत ज्यादा खराब है। फिर चाचा का नेक्स्ट डे फोन आता है कि मैं घर आ रहा हूँ और यहाँ माहौल मतलब ठीक है। तो चाचा जैसे घर से बाहर निकले, वो घर से थोड़ी सी दूर ही गए होंगे तो किसी ने शूट कर दिया उनकी बुलेट यहाँ आके लगी थी, तो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई चाचा की। क्या काम करते थे वो? चाचा का स्क्रैप का काम था, प्लास्टिक स्क्रैप का। पूरी गली के अंदर उस समय एकदम लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होंगे, अचानक हर तरफ से पथराव हो रहा होगा। हर तरफ से पथराव हो रहा था। चाचा को यही नहीं पता कि बुलेट कहाँ से आके लगी, वो तो सिर्फ घर आ रहे थे। मेरे चाचा इतने अच्छे थे, मतलब आई प्राउड ऑफ माई चाचा। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छे इंसान था। आज तक कभी हमने चाचा की किसी से लड़ाई, उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था, उन्हें और अपनी फैमिली से मतलब था। वो ना ही कहीं जाते ना ही कहीं आते, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में हमारे साथ ये सब हो जाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात कर पाऊंगे सर? कर सकता हूँ किसी से बात? हाँ, अगर आप इजाजत दे तो। अपना मुझे नाम बताइएगा। जी, मैं फरजाना हूँ। फरजाना जी, ये तमाम चीजें मुझे याद दिलाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हालात थे? कभी जहन में ऐसी बात आई थी कि ऐसे दंगे, ऐसी सिचुएशन हमारे इलाके में भी हो जाएगी? ये तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई के साथ में ऐसा होगा। मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा। अब इतना बस सोच सोच के ये हो रहा। मेरे भाई की 8 बेटियां हैं, पूरा परिवार इतना गम में है। बस अचानक में इतना शॉट लगा है, इतना सदमा हो रहा है सबको, क्या बस कुछ कहना बहुत मुश्किल है। क्या होगा आगे के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि इन दंगाइयों का कहर हमारे परिवार पर भी टूट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ, और इसी तरीके से जो इस घर में मुदस्सर रहा करते थे उनकी जान चली गई। पुलिस इस पूरे मामले के अंदर अपने लेवल पर जांच कर रही है, लेकिन ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह से उजड़ गए हैं, और अब घर वाले उन लोगों को सिर्फ याद करके रोते ही रहते हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने रविवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा पीड़ितों से मुलाकात की और कहा कि पीड़ितों के लिए सरकारी मुआवजा पर्याप्त नहीं, साथ ही आत्मविश्वास को बहाल करना ही होगा।
हिंसा प्रभावित इलाकों में से एक ब्रह्मपुरी का दौरा करते हुए आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि इतने सारे लोग दंगों के चलते प्रभावित हुए हैं, उन्हें देखना बहुत ही परेशान करने वाला रहा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर श्री श्री रविशंकर के इन इलाकों के दौरे की। And also that government is doing every bit to make